कल पढ़ा था उसके बाद के टॉपिक्स अब लेके आ रहा हूँ। जैसे वेलोसिटी रेशियो में हमने एंड करा था, उसके बाद आता है वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट को दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ। पहला वर्क, तो वर्क क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि कितना हमने फोर्स लगाया और बॉडी कितना डिस्प्लेस करी, दैट्स कॉल्ड वर्क। ये क्या बोला? वर्क इनपुट। तो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्क के लिए, और जो फोर्स है वो एक्चुअल में एफर्ट होता है जो लगाया जाता है मशीन पे, क्योंकि वो इनपुट है मशीन के लिए, है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एफर्ट, और ऑब्वियसली एफर्ट ने कुछ बॉडी को मूव करा होगा, जिसमें हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ये क्या है? दिस इज वर्क इनपुट, दिस इज वर्क इनपुट। ठीक है, यानी वर्क इनपुट क्या है? एफर्ट जो बॉडी पे लगता है, और बॉडी या मशीन कितना डिस्प्लेस करती है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, एफर्ट वाला पॉइंट, उसे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कहते हैं। मैं इसकी अभी बात करूंगा, थोड़ा समझा के बताऊंगा। ठीक है, दिस इज वर्क इनपुट। ऐसी वर्क आउटपुट क्या होगा? वर्क आउटपुट होगा जो मशीन लगाती है लोड पर, तो ये होगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आ रहा है कि एफर्ट क्या है, लोड क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ये। अब एक बार बहुत सिंपल सी मशीन को लेते हैं, सिंपल सा एक फट्टा, बीच में फलक्रम, यहां पे आप एफर्ट लगा रहे हैं और यहां पे आपका लोड रखा हुआ है, तो आप उस लोड को डिस्प्लेस करेंगे। अभी फिलहाल क्या मैं मानता हूं कि मैंने बॉडी को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाया, यानी वो बॉडी ऐसे होगी, तो ऑब्वियसली ये प्लान कुछ ऐसा मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये हल्का सा मूव कर गया, और ऑब्वियसली ये ऐसे है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हुआ। तो ये यहां पे लोड लग रहा था। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कहला रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कहला रहा है। क्लियर? एफर्ट जहां था वहां से यहां आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और फोर्स लगाया तो कितना हमने मूव करा, और वैसे ही ऑब्वियसली ये थोड़े चेंज होंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करा है, यानी एंगल बहुत छोटा है। तो दिस एंगल इज वर्टिकल अपोजिट, ऑलमोस्ट ये एंगल में 90 डिग्री मानता हूं अगर छोटा सा मूवमेंट हुआ है तो। ठीक है, तो जिससे ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होते हैं। चेक करिए, सिमिलैरिटी क्लास 10th का पार्ट है मैथ्स का। तो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे हो गए? एंगल अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, इस फिलहाल के लिए इस पॉइंट को नाम दे दूं बी, तो एंगल ई एफ ए इज इक्वल टू एंगल बी एफ एल। दिख रहा है? बी एफ एल, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं। दिस एंगल्स आर इक्वल, विच है वर्टिकल अपोजिट बोल सकते हैं, एंड एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल बी एल एफ, जिसको आप बोल सकते हो 90 डिग्री। ये हमने कंसीडरेशन में लिया है, वैसे होता नहीं है, बट मैं मान रहा हूं कि बहुत छोटा एंगल मूव करा, तो यहां तक या आप जहां तक परपेंडिकुलर गिरवा लो, कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिरवा लो, कुछ ऐसा समझ लो आप। ठीक है, ओके, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड्स किस में होंगी बच्चों? प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, when two triangle are similar, sides are in proportion, तो sides are in proportion। साइड कौन कौन सी? पहले इस ट्रायंगल की पकड़ लेते हैं। तो इसकी साइड्स हैं, एक है ई एफ, एक है ए ई, एक है ए एफ। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ई एफ के अपोजिट ये एंगल कुछ भी नहीं है, हमने माना नहीं है। इसके अपोजिट ये है, तो ये हो गया एफ एल। ए ई के अपोजिट ये वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट ये इक्वल, तो ये हो जाएगा बी एल। और ए एफ ये वाली साइड है, इसके अपोजिट एफ बी। ठीक है, अब एक टर्म जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, एफर्ट से लेके फलक्रम तक की इस आर्म को हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म। ऐसे ही यहां से यहां तक ये जो ओरिजिनल था, इसे बोलते हैं लोड आर्म। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? लोड आर्म। तो मैं इन दो रेशियोज को पकड़ रहा हूं, ध्यान से देखना इन दोनों रेशियो को। ई एफ मेरा क्या है? ई से एफ मैंने इसे बताया एफर्ट आर्म। ये क्या होता है? एफर्ट आर्म। ऐसी एफ एल क्या होगा? लोड आर्म, लोड आर्म। ए ई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और आपका बीएल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब देखो ये चीज निकल के आती है। अब कई
बुक्स ऐसे बोलते थे कि एफर्ट आर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, तो आपको यहां दिख रहा होगा दिस इज योर एफर्ट आर्म, एफर्ट से लेकर फलकम की दूरी, और डिस्प्लेसमेंट एफर्ट होता है एफर्ट जहां था यहां से यहां गया। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग, बट यस एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड का जो रेशियो निकल के आता है दैट्स द सेम थिंग। यानी कि वो जो रेशियो होगा ये अगर हो सकता है 2/4 हो तो ये 3/6 होगा। तो ये 3/2 है तो इस इक्वल तो नहीं है, बट यस 3/6 का रेशियो भी 1/2 होता है, 2/4 का रेशियो भी 1/2 होता है, तो वो चीज इक्वल निकल के आएगी। क्लियर है? ये समझ में आया? अभी इसका मतलब बताऊंगा क्यों, क्योंकि याद अगर आपको हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला निकल के आया वो कहां से निकल के आया, क्यों हम ले रहे हैं वो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी यही छोड़ते हैं। वर्क इनपुट वर्क आउटपुट मैं आपको वहां तक बता चुका हूं वर्क क्या होता है, क्योंकि इनपुट है, इनपुट हम मशीन पे हम किसके थ्रू करवाते हैं, एफर्ट के थ्रू करवाते हैं, और आउटपुट जो हमें मिलता है जो मशीन लगाती है वो लोड पे लगाती है, जो लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, इसको बोलते हैं वर्क इनपुट, इसको बोलते हैं वर्क आउटपुट। यहां तक ये टर्म्स क्लियर है? प्लीज बच्चों कोई भी डाउट हुआ कहे यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप एंड इवन यू कैन मैसेज और कमेंट, ठीक है? कोई भी डाउट अगर होता है। ओके, सो इसके बाद आता है एक फॉर्मूला एफिशिएंसी। ये सिंबल है एफिशिएंसी का, एन जैसा सिंबल बनता है, वैसे म्यू कहते हैं बट अभी फिलहाल एन जैसा आप समझ सकते हो। तो जैसे एफिशिएंसी परसेंटेज निकाले थे वही इनपुट अपॉन तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, तो इसको डिफाइन भी इस तरीके से करा जाता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। भाई क्या मिल रहा है और क्या दिया था उन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है। अब किसी को परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दोगे, अदरवाइज दिस इज इन फ्रैक्शन। अब देयर आर टू टाइप ऑफ मशीन्स, वन योर आइडल, ठीक है, आइडल, और एक प्रैक्टिकल। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल मशीन में हम आपका उसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, वेट ऑफ मशीनरी को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, जो हमने यहां पे कुछ भी नहीं लिया है। भाई आप जो एफर्ट डाल रहे हो वो उस लोड को तो उठाने में काम आता है, उसके फ्रिक्शन को और उस मशीन के खुद के वजन को, इन सबको भी तो हटाने में काम आता है। तो हम उसे भी कंसिडरेशन में नहीं लेते जब हम आइडल केस की बात करते हैं। आइडल केस में एफिशिएंसी हो जाती है 1, एफिशिएंसी क्या हो जाती है 1। प्रैक्टिकल केस में एफिशिएंसी हो जाती है लेस देन 1। रेशियोज की बात करता हूं, परसेंटेज है, परसेंटेज होगा ये हो जाएगा 100%, ये लेस देन 100%। क्लियर है? अब अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो उससे बात इसका मतलब वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट क्या है, इक्वल है। अगर ये 1 है तो वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वर्क इनपुट जो है वो है एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और वर्क आउटपुट यानी लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब ध्यान से देखो, हमने जो मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था वो लोड अपॉन एफर्ट था, तो लोड यहां चला गया, एफर्ट नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट यही है, उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड चला गया। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एल अपॉन ई जो है ये मैकेनिकल एडवांटेज है और ये ही वेलोसिटी रेशियो है। यानी मैकेनिकल एडवांटेज को एक दूसरे तरीके से लिखने को, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो इट्स बिकम वेलोसिटीज। सो इसी रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज। और यहां से एक चीज और मजेदार निकल के आती है, अगर आप इस फॉर्मूले में ये एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट ना लगाओ तो एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क इनपुट यानी एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एफर्ट अपॉन लोड। मैं ऐसे ही रख रहा हूं, इस न्यूमरेटर को उठा के मैं डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में डाल रहा हूं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं समझ जाओगे। इसका मतलब हो जाता है एम ए मैकेनिकल एडवांटेज, और इंटू 1 तो 1 मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, और ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, और ये है एफिशिएंसी। और ये 3 मार्क्स की डेरिवेशन आती है जिसमें 3 स्टेप ढंग से नहीं है पूरे। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये चीज वापस न्यूमरेटर में जाएगी तो ऐसी बन जाएगी। ठीक है, सो एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का रिलेशन ये रहा। अब इमेजिन करो मैकेनिकल एफिशिएंसी 1 हो गई तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे, एक ही बात है। इसलिए जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं वेलोसिटी रेशियो में तो वहां पे आपका जो
कहा गया आपका एफर्ट ऊपर जा जाता है। बट जब हम फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तब हमारा लोड और डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट नीचे आता है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला एफर्ट ऊपर क्यों, लोड नीचे क्यों, क्योंकि वो सेम ही रेशियो है लोड और एफर्ट के मुकाबले। और अगर एफिशिएंसी 1 होगी तो एमए और वीआर इक्वल होंगे। क्लियर। और यहां से एक चीज और पता चलती है कि अगर एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, तो वीआर तो स्टैंडर्ड रहता है, यानी जो मशीन का है वो चेंज नहीं होता, जो कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट का फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ लोड और एफर्ट का लेना देना है। तो एक्चुअल में क्या बदल जाता है, जब आप देखो ना मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। तो अगर फ्रिक्शन कंसिडरेशन में होगा तो एक तरीके से लोड, देखो हमें कोई बॉडी को उठाना है तो फ्रिक्शन हमारा यहां पे नहीं जुड़ेगा, लोड उतना ही है, मुझे एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं एफर्ट बढ़ाऊंगा तो मैकेनिकल एडवांटेज मुझे 2 मिल रहा था जिस एफर्ट पे, अब मुझे वो 2 लाने के लिए मुझे और बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू। सो एफर्ट आई हैव टू इंक्रीज। ठीक है, कोई भी मशीन को जिसको आपको एक तरीके से फ्रिक्शन के साथ कंट्रोल करना है तो ऑब्वियसली सुनो, अब कुछ पार्ट आपका लोड की तरफ जाएगा, कुछ पार्ट आपका फ्रिक्शन और उसकी तरफ जाएगा। क्लियर है। सो दोबारा रिवाइज करते हैं, वर्क इनपुट एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वर्क आउटपुट लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, वर्क एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, एफिशिएंसी आइडियल केस की 1 होती है, प्रैक्टिकल केस की लेस देन 1 होती है। अगर हम इसे 1 माने आइडियल केस में तो वर्क इनपुट यहां चला जाएगा, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एफिशिएंसी की वैल्यू 1 है। ठीक है, दोनों इक्वल है, या बोल सकते हो फ्रैक्शन है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। वहां से अगर आप खोलोगे तो एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। एक्चुअल में यही रेशियो आपका एफर्ट आर्म अपॉन लोड आपको होता है, और ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, याद रखना। ओके, फिर इसे इधर लेके आओ तो यहां से जब क्रिस क्रॉस करते हो, लोड इंटू लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और यही वेलोसिटी रेशियो, ये मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहां से भी आपको समझ में आ रहा है दोनों चीजें सेम है। इस वजह से वेलोसिटी रेशियो का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ऊपर होता है। ओके, वहां से देखोगे तो एफिशिएंसी को हम वैसे ही जैसे फ्रैक्शन में था तोड़ लिया, इसको नीचे लाए, एमए अपॉन वीआर मिल गया। तो ये 3 लाइन का डेरिवेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां पे एफिशिएंसी भी लिखना है, एंड फोर्थ। ठीक है, ये आता है इंपॉर्टेंट है और ये चीजें हैं। अब यहां से एक चीज और आती है कि लोड, यस स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है। अब लोड अपॉन एफर्ट एक्चुअली क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के इक्वल है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म भी है। यहां से अगर अब मैकेनिकल एडवांटेज दोनों फॉर्मूले लिखेंगे, लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और क्रिस क्रॉस कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, जो कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, इनको समझना, इनको जैसे बताया वैसे ही नोट करना। कुछ चीजें बुक्स में आप लोगों को अवेलेबल होंगी, कुछ चीजें बुक्स में नहीं है, तो ये एडिशनल है, तो आप इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करना। यस, न्यूमेरिकल पोर्शन अभी हमारा रह रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर के बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स पुली। सो सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।